नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। कल आपको प्रीलिम्स महासंग्राम की पहली वीडियो मिली है और उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज आपके लिए ये दूसरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा पहले की कक्षाओं में और अब की कक्षाओं में। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, किस प्रकार से आपको इस प्रकार की कक्षाओं से ज़्यादा आउटपुट मिले, उसी दिशा में हमारा प्रयास है, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं आप 21 तारीख है, 21 फरवरी की ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं जीके खंड को। जीके खंड के बाद फिर हम जीएस खंड को देखने वाले हैं और जीएस खंड के बाद फिर हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की विषय वस्तु की। ये 3 टॉपिक आपको इस विषय वस्तु में इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि हमारा नया जो एप्लीकेशन है वो है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बता दें कि संस्थान का यह नया आप कह सकते हैं संस्थान का यह नया एप्लीकेशन है और अब एकीकृत एप्लीकेशन बनाया गया है। मतलब सभी जो राज्य विशेष हैं, यूपीएससी या अन्य जो भी परीक्षाओं को लेकर के हमारे द्वारा कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं वो सभी आपको इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। और बीपीएससी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि बीपीएससी को लेकर के ध्यान रखिएगा। बीपीएससी को लेकर के यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बीपीएससी को लेकर के 17th बीपीएससी को लेकर के यहाँ पे नया बैच हमारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ज्ञान भूमि बैच लॉन्च किया गया है। ज्ञान भूमि बैच 01 लॉन्च किया गया है और इससे आप जुड़ सकते हैं। ये बैच आपकी आगामी 17th बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के है, 70 बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के है। तो इस पर आपको काम करना है। जो भी आप में से जुड़ना चाहते हैं सही मौका है, आप अभी जुड़ जाइए तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि इसका जो टारगेट है वो अगस्त तक का टारगेट है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, अगस्त तक इस बैच में हम संपूर्ण कोर्स को समाप्त कराएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की विषय वस्तु को। आज हम अपनी इस विषय वस्तु के अंतर्गत जीके सेशन के अंतर्गत आप देख रहे थे विश्व के महाद्वीपों का हम अध्ययन कर रहे थे और विश्व के महाद्वीपों के अध्ययन के क्रम में हमारी जो यात्रा है वो पहुंच चुकी, हमारी जो आप कह सकते हैं गाड़ी है ये पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आज जो हमारी चर्चा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैप आप देख रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं और कल हमने देखा था अंटार्कटिका के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल कहा जाता है, एक संप्रभु देश है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, ये जो पूरी भूमि देख रहे हैं ये पूरी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की भूमि है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि, साथ ही साथ ये जो तस्मानिया प्रांत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तस्मानिया द्वीप और कई सारे छोटे छोटे अन्य द्वीप हैं जो इनके चारों तरफ देखने को मिलते हैं वो शामिल हैं। ठीक है, यह ओशनिया आप कह सकते हैं का सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी जो है यदि हम बात करें तो पूर्वी समुद्र तट पर अधिक केंद्रित है। जो इसकी आबादी है वो आपको देखने को मिलता है कि पूर्वी इलाके में ये जो क्वींसलैंड प्रांत है, न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे आपको इनका संकेंद्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो पश्चिमी इलाका है, ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आबादी इनकी नाम मात्र की है, बहुत ही सीमित आबादी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं एक मरुभूमि है, इसमें बहुत सारे मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशाल विविधता वाला देश है। इसका आकार इसे विभिन्न प्रकार के जो परिदृश्य हैं और जलवायु प्रदान करता है। आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के जलवायु प्रदेश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। केंद्र में आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं जैसे मैंने बताया। उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व में यदि हम बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम में बात करते हैं, पूर्व में बात है तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता होना चाहिए। और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से छठा सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से छठवां सबसे बड़ा देश है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आपको दो जल संधियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 1 मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि ये जल संधियाँ अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जल संधि देखने को मिल रही है, बास स्ट्रेट। बास जल संधि आपको देखने को मिल रही है, पहला यहाँ पे बास जल संधि आपको देखने को मिल रही है पहली। ठीक है, बास जल संधि देखने को मिल रही है। और दूसरी जो जल संधि आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे इसका नाम है टॉरस जल संधि। क्या देखने को मिलता है? टॉरस जल संधि। दो प्रमुख जल संधियाँ आपको देखने को मिलती हैं, बॉस जल संधि और टॉरस जल संधि। ये दो जल संधियाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि जब हम बॉस और टॉरस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉस जल संधि है, यदि मैं इसकी बात करूँ, बॉस जल संधि की बात करूँ, तो ये क्या करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि है, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है, उसको ये तस्मानिया से अलग करती है, उसको तस्मानिया से अलग करती है। ये प्रांत आपका देखने को मिल रहा है तस्मानिया, और ये प्रांत है आपका विक्टोरिया। तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि बॉस जल संधि विक्टोरिया प्रांत और तस्मानिया प्रांत को अलग करती है, या ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया प्रांत को अलग करती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम टॉरस जल संधि की बात करते हैं, अभी मैं दूसरे चित्र में दिखाऊंगा अच्छे से, तो जब टॉरस जल संधि की बात करते हैं तो इसके ऊपर ये जो एरिया दिख रहा है ये है पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, एक देश है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है, किसको? पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है मलेशियन द्वीप के, आप कह सकते हो। तो न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी को ये अलग करता है और इसको बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। तो जो है आप कह सकते हैं कि जो जल संधि है टॉरस जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग को पापुआ न्यू गिनिया से जो अलग करने वाली जल संधि है वो है टॉरस जल संधि। ये दोनों जल संधियाँ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये लिखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ये देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये आपको देखने को मिलता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके साथ साथ आपको बता दें ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, इसी तट के सहारे, इसी तट के सहारे यहाँ पे, इसी तट के सहारे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो उत्तरी पूर्वी तट से, ऑस्ट्रेलिया का ये जो उत्तरी पूर्वी तट है इससे मात्र कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है, और यह 2000 किलोमीटर से अधिक तक ये फैली हुई हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखा, एक आपने एक पर्वत श्रृंखला देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और दूसरा आपने देखा प्रवाल भित्ति के बारे में कि एक जो ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है, इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनका एक पर्वत है जिसको बोलते हैं माउंट कॉसिस्को। ठीक है, क्या बोलते हैं? माउंट कॉसिस्को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माउंट कॉसिस्को। और माउंट कॉसिस्को जो है, यदि मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 2228 मीटर ऊंचा है। ठीक है, माउंट कॉसिस्को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 2228 मीटर ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ के कुछ विशेष जानवर होते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू के बाद कोआला, ये बहुत चर्चा में थे, ये पूछे जा सकते हैं, अभी जंगलों में आग लगी थी पिछले वर्ष तो ये बहुत चर्चा में थे कोआला। तो कोआला और कंगारू, कोआला आप कह सकते हैं भालुओं की तरह होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो कोआला और कंगारू ये प्रमुख जानवर हैं ऑस्ट्रेलिया के। साथ ही साथ
यहाँ पे कई सारे और पक्षी मिलते हैं, जैसे एमू यहाँ पे देखने को मिलता है। एमू के साथ साथ कूकाबूरा पक्षी देखने को मिलता है, ठीक है, कूकाबूरा नामक पक्षी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं इस भूमि पर, और सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में नदियों की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नदियों की हम बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की जब हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी नदी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो नदियाँ, एक नदी मर्रे नदी आप देखने को पा रहे होंगे, और एक है आपका, एक मिनट, थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें पैड में, 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो यहाँ पे दो प्रमुख नदियाँ आप देख रहे हैं, मर्रे और डार्लिंग। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी जो बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी बोली जाती है, मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी, जिसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें, उसका नाम है डार्लिंग नदी, और डार्लिंग नदी की यदि लंबाई की बात करें तो 1545 किलोमीटर, 1545 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई है 1545 किलोमीटर। तो ये दो प्रमुख नदियाँ आपको याद रखना है, ठीक है, मर्रे नदी जिसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर और डार्लिंग नदी 1545 किलोमीटर, ये दो प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील की बात करें, यदि हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है उसको बोलते हैं लेक आयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेक आयर। याद रखिएगा, आयर झील जो है ये आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और लेक आयर कहाँ पे है? ये जो देख रहे हैं आप, ये है लेक आयर। और लेक आयर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी झील है। तो लेक आयर, EYRE, ठीक है, लेक आयर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 9500 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में मिलाकर कि सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट गिलवे, ठीक है। क्या नाम है? माउंट गिलवे। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है पूरे ओशिनिया में, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि पूछ लिया जाए आपसे कौन से है, तो याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये आपको देखने को मिल रहा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और 3,48,750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी है होबर्ट। तो इतना बेसिक जानकारी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में जो हो सकती थी वो आपने देखा। क्या क्या देखा है एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखा है। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में जो देखा वो हमने देखा एक पर्वत श्रृंखला के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में जो पर्वत श्रृंखला हमने देखा वो था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और हमने क्या देखा? इसके साथ साथ हमने दो प्रमुख जलसंधियाँ देखा। एक हमने देखा बॉस जलसंधि, एक हमने देखा बॉस जलसंधि, और हमने दूसरा देखा टॉरस जलसंधि। क्या हमने देखा? टॉरस जलसंधि। बॉस जलसंधि और टॉरस जलसंधि ये प्रमुख जलसंधियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि बॉस जलसंधि की जब हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को किससे अलग करती है? विक्टोरिया प्रांत को किससे अलग करती है? तस्मानिया से, या दूसरे शब्दों में तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग से अलग करती है। और वहीं यदि हम टॉरस जलसंध की बात करें तो टॉरस जलसंध जो है ये पापुआ न्यू गिनी, याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है किससे? ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी को ये ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो टॉरस जलसंधि, बॉस जलसंधि ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते थे तो हमने और क्या देखा था ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में एक प्रमुख झील देखा था और हमने देखा कि वो झील थी आयर झील। ठीक है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है, ये हमने देखा। पांचवा हमने क्या देखा ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, पांचवा फैक्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखा मरुस्थलों से संबंधित। हमने देखा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, अभी हमने देखा था, यदि आपको याद हो, याद आना चाहिए, हमने क्या देखा था अभी हमने देखा था कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, याद करिए थोड़ा सा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट इसी रीजन में हमने देखा था ना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने दो नदियां देखा, पहला हमने देखा मर्रे नदी और दूसरा हमने देखा डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दो नदियां हमने देखा। नदियों के साथ साथ और हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसकी हमने बात की थी, और आपको याद आना चाहिए माउंट कॉसिस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर था, जो इस रीजन में आपको देखने को मिला था अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बहुत सारे फैक्ट हमने देखे, झील हो गया, मरुस्थल हो गया, द्वीप हो गया, द्वीप सबसे बड़ा है तस्मानिया, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, देखो हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हम जीके के संदर्भ में भैया पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम इसको जीके के संदर्भ में पढ़ रहे हैं महादेश को, इसलिए हम ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड रह रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब हम जीएस के अंतर्गत, जब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम चीज़ों को देखेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी में हम चीज़ों को देखेंगे, तो वहाँ पे देखने का नज़रिया दूसरा रहेगा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दो प्रमुख खाने याद रखिएगा जो अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला है कॉलगुरली और कुलगार्डी। ठीक है, कालगुरली और कुलगार्डी, ये दो खाने हैं। इसके साथ साथ एक खान और आपको याद रखना है, उसका नाम है माउंट ईसा। माउंट ईसा, ये सब खाने कहाँ से संबंधित हैं, ये संबंधित हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारी और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कई प्रांत हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे, ये पूरी मुख्य भूमि है ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रांत हैं, जैसे ये जो येलो रीजन का आपका देखने को मिल रहा है, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो इसकी राजधानी है पर्थ। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ। दूसरा प्रांत यदि हम बात करें उत्तरी प्रांत, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी या उत्तरी क्षेत्र, और इसकी जो राजधानी है यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है डार्विन। ठीक है, डार्विन इसकी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो इनका प्रांत है उसकी बात करें तो तीसरा प्रांत है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। ठीक है, एडिलेड। इसके बाद इनका अगला प्रांत जो आता है उसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ठीक है, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। इसके बाद अगला जो इनका प्रांत है इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। ठीक है, इनका जो आप कह सकते हैं राजधानी है वो है कैनबरा, और कैनबरा एक जैसे एनसीआर है उसी प्रकार से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। इसके बाद अगला प्रांत इनका देखने को मिलता है विक्टोरिया, और विक्टोरिया प्रांत की जब बात करते हैं तो इनकी राजधानी है मेलबर्न। मेलबर्न विक्टोरिया की राजधानी है। अगला प्रांत इनका जो है वो है तस्मानिया, और तस्मानिया की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी है होबर्ट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ऑस्ट्रेलिया के कितने सारे प्रांत हमने देखे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, चित्र में हमने देख लिया, तो अब यहाँ देख लेते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के कितने प्रांत देखे। सबसे पहले हमने देखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या हमने देखा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी, यहीं पे याद हो जाना चाहिए, ये प्रयास रहे ना कि यहीं पे याद हो जाए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी है पर्थ। ठीक है, दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा आपको देखने को मिल रहा है उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी प्रक्षेप भी बोलते हैं, और इसकी राजधानी है डार्विन। डार्विन। ठीक है,
तीसरा जो है इनका है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, यदि हम उसकी बात करें, उसकी राजधानी है एडिलेड इनकी राजधानी है। इसके बाद अगला यदि हम बात करें, चौथा प्रांत इनका कौन सा है, तो इनका प्रांत है क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी क्या है? क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी याद कर लीजिएगा ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन इनकी राजधानी है। अगला इनका जो प्रांत देखने को मिल रहा है वो है न्यू साउथ वेल्स। क्या है? न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स की जब हम बात करते हैं तो न्यू साउथ वेल्स की जब आप बात करते हैं तो इसकी राजधानी है सिडनी। क्या राजधानी है? सिडनी। अगले प्रांत की यदि हम बात करें तो अगला प्रांत इनका है विक्टोरिया प्रांत। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी क्या है? विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है मेलबर्न। ठीक है, ये इनके प्रांत हो गए। अगला प्रांत एक बचा है जो मुख्य भूमि से अलग है, जिसका नाम है तस्मानिया। और तस्मानिया प्रांत की राजधानी की बात करें तो होवर्ड। यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने पर्थ भी सुना होगा, बहुत सुना होगा, डार्विन भी सुना होगा, एडिलेड भी क्रिकेट ग्राउंड है, ब्रिस्बेन में भी है, सिडनी में है, मेलबर्न में है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख क्रिकेट ग्राउंड हैं ये इनके प्रमुख शहरों में ही, उनकी राजधानी में ही स्थित हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपने देखा इनके सभी क्षेत्रों के बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जीके के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसका जवाब देने की योग्य रहोगे। इस लेवल की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब डेजर्ट जो हैं वो तो आपने याद ही रखा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें, मैप आपने देखा अभी, तो ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे कि ज़्यादातर जो भाग है वो डेजर्ट है। ठीक है, ये पूरा डेजर्ट रीजन है, ये पूरा आपका डेजर्ट रीजन है। ठीक है, और इस तरह से आपका ये पूरा डेजर्ट रीजन है। फिर इसके बाद इधर भी ये थोड़ा सा छोड़ दो तो इधर भी ये डेजर्ट रीजन है। तो इसीलिए इनकी जो राजधानी है ये इसी पूर्वी भाग में ज़्यादातर रहती है। आप कह सकते हैं क्वींसलैंड प्रांत हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, यही इनके प्रमुख प्रांत हैं जहाँ पे राजधानी का संकेंद्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये जीके की चर्चा समाप्त हुई। जीके की बाद अब हम बढ़ते हैं जीएस खंड में, और जीएस खंड के बाद सबसे लास्ट में आज हम करंट अफेयर विषय वस्तु को देखेंगे। अब हम जीएस खंड की बात करने वाले हैं। जीएस खंड में पिछले दिनों हमने जीव विज्ञान देखा था, कल हमने जीव विज्ञान देखा था, और उसी जीव विज्ञान के आगे हम बायोलॉजी में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। कल हमने सेल की चर्चा सबसे पहले हमने किया। ठीक है, सेल के प्रकार हमने देखे, इसके प्रकार हमने देखे, उनमें अंतर हमने देखा, सेल के जो होते हैं उनमें क्या क्या अंतर है। फिर हमने एक एक करके जो सेल हैं प्रोकैरियोटिक हमने देखा। अब यूकैरियोटिक जो सेल था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, और लास्ट जो चर्चा थी वो प्लास्टिड तक की चर्चा हमने किया था। ठीक है, लवक तक की चर्चा हमारी पूरी हुई थी। आज जो हम चर्चा शुरू करेंगे वो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, कहाँ से चर्चा शुरू करेंगे? आज की चर्चा शुरू होगी माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो बायो जिनका नहीं तैयार है वो देखते हुए चलें, अच्छे से नोट्स बनाते चलें, प्रॉपर नोट्स। जो चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ निश्चित तौर पे आप कहीं निःशुल्क देखने जाओगे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कहीं पेड बैच में ही जाओगे तभी जाके ये कंटेंट आपको मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें निःशुल्क दे रहा हूँ। तो अब प्लास्टिड की चर्चा हमने कर लिया था, आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा हम करेंगे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं हम श्वसन करते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान आप देखते हो कि ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है,
ऑक्सीशोषण आपको देखने को मिलता है। और ऑक्सीशोषण में भी जब हम बात करें तो दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्रेब्स साइकिल आपको देखने को मिलता है। क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, 36 एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी? 36 एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितना होता है तो याद रखिएगा 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये याद रखना है कि श्वसन के दौरान जब ऑक्सीशोषण होता है तो दो प्रक्रियाएं संपन्न होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना याद रखोगे तो ये अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो कोशिका द्रव्य आपने देखा था कल, कोशिका द्रव्य, और यदि कोशिका द्रव्य में केंद्रक द्रव्य को जोड़ दिया जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, या कोशिका द्रव्य को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यदि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनको हम मर्ज कर दें तो यहाँ पे हमें मिलता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, या इसी को हम बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि यही जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? यही जीवन का भौतिक आधार है, यही जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है तारक काय की। किसकी बात आती है? तारक काय, या इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पहली चीज़, कहाँ नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में मदद करना। क्या कार्य है? कोशिका विभाजन में मदद करना। तो याद रखना है, तारक काय जो पाया जाता है यूकैरियोटिक में, वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। और क्या हमने देखा था यूकैरियोटिक में? तो हमने देखा था गोल्जी काय की बात करें तो आपको बता दें प्लांट सेल में डिक्टोसोम इसको कहते हैं। प्लांट सेल में इसको डिक्टोसोम कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में इसको डिक्टोसोम कहते हैं और पदार्थों का सेक्रेशन करने में ये मदद करता है। पदार्थों का सेक्रेशन में मदद करता है। साथ ही साथ लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है। और इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्जी काय को। तो गोल्जी काय की भी चर्चा हो गई। गोल्जी काय के बाद आगे हम बढ़ते हैं और हमने देखा था कि यूकैरियोटिक की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे केंद्रक भी होता है, ठीक है, केंद्रक भी होता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं, केंद्रक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखो ये जो बता रहा हूँ उसके साथ साथ याद करते हुए चलो, नोट डाउन करते हुए चलो, तो आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खोज की यदि हम बात करें, सबसे पहले केंद्रक की बात आती है तो खोज की बात आती है। तो इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज किया था?
रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो याद रखना सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण। क्या है, सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण, सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण, याद रखिएगा। सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण ये करता है, कंट्रोलर बॉडी ऑफ सेल इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका क्या कार्य होता है, सेल के समस्त कार्यों के नियंत्रण के साथ साथ इसका क्या कार्य होता है, यह आनुवांशिक जो गुण होते हैं, याद रखिएगा आनुवांशिक गुण होते हैं, तो यह जो आनुवांशिक गुण हैं, आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाला अवयव है, आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाला अवयव है, ठीक है, आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाला अवयव है। और ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। कहाँ मदद करता है, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। तो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा। केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ की जब हम बात करते हैं क्या क्या आते हैं, जैसे गुणसूत्र, ठीक है, जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, ठीक है। अब गुणसूत्र की बात करें तो याद रखिएगा इनका निर्माण कैसे होता है, गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे याद रखना है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। और जब हम बात करते हैं गुणसूत्र की, आप जानते हैं मानव की यदि हम बात करें, मानव कोशिका में की बात करें, गुणसूत्र की चर्चा यदि हम मानव कोशिका के संदर्भ में करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव कोशिका की जब हम बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में 23 पेयर गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें आपको याद रखना है कि 22 जोड़ी, ध्यान रखिएगा 22 जोड़ी नर मादा में एक समान होते हैं। याद रखिएगा 22 जोड़ी जो है वो नर और मादा में एक समान होते हैं। और नर और मादा में जो एक समान होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। मतलब नर और मादा में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो एक समान होते हैं। और ऐसे एक समान गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, ऐसे एक समान गुणसूत्रों को हम बोलते हैं ऑटोसोम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोसोम हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें जो 23वीं जोड़ी होती है, जो 23वीं जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र हैं ये नर और मादा की जब बात करते हैं तो इनमें असमान होते हैं। नर और मादा में ये क्या हैं, ये असमान होते हैं। नर की बात करें तो ये XY होते हैं और मादा की बात करें तो ये XX होते हैं, ठीक है। नर में ये XY होते हैं और मादा में ये क्या होते हैं, XX होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं एलोसोम, इनको बोला जाता है एलोसोम, या इन्हीं को बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में, मानव में 23 पेयर पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 पेयर ऐसे होते हैं जो नर और मादा में समान होते हैं। और नर और मादा में जो समान होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। एक 23वीं जोड़ी जो होती है, 23वां जो पेयर होता है वो असमान होता है और इसको हम बोलते हैं एलोसोम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में जो 23 पेयर होते हैं गुणसूत्र, जो 23 जोड़ी होती हैं, इनमें से लिंग निर्धारण में कौन मदद करता है, तो याद रखिएगा जो 23वीं जोड़ी होती है यही लिंग निर्धारण में मदद करता है। लड़का होगा या लड़की, यही 23वीं जो जोड़ी है ये बताती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लें इसी में, तो ये आपको ऐसे एक चित्र के माध्यम से मैं समझा देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल या इसी को बोलते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय पदार्थ। क्रोमैटिन मटेरियल या गुणसूत्रीय पदार्थ इसको कहा जाता है। और ये जो द्रव्य है, ये जो द्रव्य है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और ये क्या होती है? ये क्या होती है? इसको बोलते हैं केंद्रिका। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। ठीक है, अब केंद्रिका की बात करें तो याद रखिएगा कि जो केंद्रिका होती है ये कब दिखाई देती है? केंद्रिका केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। याद रखिए, केंद्रिका केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, उन फैक्टों की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या फैक्ट हैं भैया? जितना अभी पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे सेल डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए सेल डिवीज़न क्यों होता है, सेल डिवीज़न किस में मदद करता है, तो याद रखिएगा सेल डिवीज़न जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। सेल डिवीज़न ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। यूकैरियोटिक की यदि हम बात करें, यदि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। यूकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो विभाजन देखने को मिलता है वो कौन सा? समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है और अर्धसूत्री देखने को मिलता है। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक में कौन सा विभाजन देखने को मिलता है तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। कई बार ये प्रश्न बना है कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे असूत्री विभाजन देखने को मिलता है और यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विखंडन होता है। तो दो फैक्ट पहले कि भैया यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए, यदि आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि गैमेट्स का नाम आपने सुना होगा। गैमेट्स कोशिका या युग्मक कोशिका का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होता है? गैमेट कोशिका या युग्मक कोशिका का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होता है, तो आप बताओगे क्योंकि ये यूकैरियोटिक से संबंधित है और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलता है। प्लांट में भी जो गैमेट्स होते हैं उनका जो निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता? किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता? किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है मतलब कौन सा ऐसा है जो केंद्रक विहीन होता है? क्या है? कौन सा ऐसा है जो केंद्रक विहीन होता है? तो याद रखिएगा, इनमें आते हैं मानव आते हैं, केचुआ आते हैं और अन्य आते हैं। तो मानव, केचुआ और अन्य इस कैटेगरी में आते हैं जो कि केंद्रक विहीन होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो ये ऊंट है और लामा।
ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और मानव, केचुआ और अन्य कई सारे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक विहीन होता है। तो आरबीसी मानव का केंद्रक विहीन होता है। सिर्फ ऊंट और लामा याद रखना है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसकी बात की है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर के चलें, क्योंकि जो जानकारी दे रहा हूँ निःशुल्क बैच में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, नहीं मिलेगा। डीएनए की बात कर रहे हैं। अब डीएनए भी होता है, हमने देखा था कि यूकैरियोटिक में डीएनए भी होता है। तो यूकैरियोटिक में डीएनए होता है, तो आइए डीएनए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। खोज इसकी किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी। और मॉडल किसने दिया था? यदि बात किया जाए कि ये मॉडल किसने दिया, तो ये मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? ये मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था। कब दिया था? 1953 में ये मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, जिसके लिए वर्ष 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो डीएनए के बारे में अभी तक हमने क्या देखा? डीएनए का फुल फॉर्म हमने देखा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। खोज की बात की तो हमने देखा कि फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की। मॉडल की हमने बात किया तो हमने देखा वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया। वर्ष 1953 में इन्होंने इसका मॉडल दिया और इसी के लिए वर्ष 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए की बात करें तो सेल के अंदर आप जानते हैं डीएनए देखने को मिलता है। सेल के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है। और डीएनए में यदि हम बात करें तो डीएनए में केंद्रक भी होता है। डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा, डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और डीएनए हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की संरचना की बात करें तो द्विकुंडलित संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, द्विकुंडलिनी संरचना आपको देखने को मिलती है। द्विकुंडलीय कुंडलिनी संरचना कुछ इस तरह से आपका बनेगा। इस तरह से कुछ आप संरचना देखोगे। यह है द्विकुंडलित संरचना या द्विकुंडलीन संरचना। और द्विकुंडलित संरचना की जब बात करें तो यह डीएनए में पाई जाती है, द्विकुंडलित संरचना। और यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए जो है ये 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नाइट्रोजन युक्त, याद रखिएगा, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर ये बनता है। कितने? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर ये बनता है, ये आपको याद रखना है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से ये मिलकर बनता है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं एडेनिन। ठीक है, एडेनिन के बाद गुआनिन। ठीक है, गुआनिन के बाद साइटोसिन और साइटोसिन के बाद थाइमिन। ठीक है, पहला कौन कौन सा है? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से हैं? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार की बात करें तो पहला हो गया एडेनिन। दूसरा आपको देखने को मिलता है जिसको ए से दर्शाते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलता है गुआनिन। गुआनिन को जी से दर्शाते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलता है साइटोसिन।
साइटोसिन, साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं। और चौथा आपको देखने को मिलता है थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन को टी से दर्शाते हैं। ये तो बात हो गई डीएनए की। डीएनए में और क्या जानना है हमें जानना है डीएनए की जो एक हेलिक्स होता है, डीएनए का ऐसा एक हेलिक्स देखने को मिलता है। तो जो एक हेलिक्स होता है डीएनए का, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 10 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और एक चीज़ और जानना है कि इसमें जो आपका एडेनिन है, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे? थाइमिन से जुड़ा होता है। और जो गुआनिन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे? साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो ये याद रखना है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे? थाइमिन से। और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे? साइटोसिन से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये थी डीएनए की चर्चा। डीएनए के बाद हम बात करते हैं आरएनए की, ठीक है। डीएनए के बाद हम बात करने जा रहे हैं आरएनए की। आरएनए की जब बात करें इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लियक एसिड इसको बोलते हैं। इसकी संरचना सिंपल हेलिक्स स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं एकल कुंडलित संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। एकल कुंडलित संरचना, डीएनए में क्या था? द्विकुंडलित संरचना। तो यहाँ पे एकल कुंडलित संरचना देखने को मिलती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसकी केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यदि आपको याद हो तो आपने देखा था डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए के संदर्भ में आपने देखा था केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लौक में पाया जाता है। लेकिन आरएनए सिर्फ केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ भी आरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा, आरएनए में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है टीएमवी। टीएमवी क्या है? टोबैको मोजैक वायरस, जो कि तंबाकू के पत्ती पर पाए जाने वाला एक वायरस है। यही प्रमाणित करता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वो आरएनए में भी पाए जाते हैं। आरएनए की बात करें तो आरएनए भी 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर बना होता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से ये मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन से हैं? जैसे आपने अभी देखा था डीएनए के संदर्भ में, क्या देखा था? डीएनए के संदर्भ में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो थाइमिन है, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो रहेगा, लेकिन जो थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे आ जाता है यूरेसिल। इसको ई से दर्शाते हैं। तो आरएनए के संदर्भ में यदि हम 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार की बात करें आरएनए के संदर्भ में, तो आएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है, किसमें? आरएनए में आ जाता है। और इसमें एक दूसरे के बीच जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ भी एक हेलिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेलिक्स में 10 पेयर होते हैं, तो वही 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आरएनए की चर्चा थी, ठीक है। अब 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार आपने देख लिए। अब इसमें भी एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो एडेनिन है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है, ठीक है, थाइमिन से जुड़ा होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि गुआनिन जो है यहाँ पे, ये आपका जो जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आरएनए तक की चर्चा किए हैं। अब जो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं उनकी बात थोड़ी सी डिटेल में और कर लेते। जैसे एडेनिन है, आरएनए के संदर्भ में एडेनिन है, ठीक है। एडेनिन के बाद गुआनिन है, साइटोसिन है या यूरेसिल है। तो इनमें हम क्या बताएं, ये क्या करते हैं? ये एक है जो जेनेटिक कोड का, जैसे गुआनिन है जेनेटिक कोड का निर्माण करता है, साइटोसिन है आप जानते हैं यूनिवर्सल है, यूरेसिल है ट्रिपलेट होता है, और आप कह सकते हैं कॉम्लिन होता है। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करिएगा।
AVC, CUA, GCT और TAU, इसके बारे में हम कल बात करेंगे और कल इसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक जानकारी डीएनए और आरएनए के संबंध में जो दी गई है उम्मीद करता हूँ वो क्लियर होगी। बाकी कल का जब हमारा सेशन होगा तो कल के सेशन में हम बहुत बखूबी इसकी बात करेंगे, बहुत बखूबी इसके आगे हम बढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब जो हमारी चर्चा है, जिस चर्चा की हम बात कर रहे हैं, अब हम चर्चा करेंगे किस फैक्ट की, ये हम चर्चा करेंगे अब करंट अफेयर्स विषय वस्तु की। तो अब हमारी जो चर्चा है ये करंट अफेयर्स विषय वस्तु पर आधारित है। करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम करंट अफेयर्स विषय वस्तु पर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स की हम बात करें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की अब बात करनी है। करंट अफेयर्स में आज के जो प्रश्न है, बीच बीच में मैं आपको देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि फैक्ट ओरिएंटेड रहे। तो दोनों चीज़ों का सम्मिलित रूप आपको देखने को मिलेगा। आज के जो प्रश्न हैं ये फैक्ट ओरिएंटेड हैं, ये आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का पहला जो फैक्ट है कि भारत का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क, जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क बनाया गया है और ये भारत का पहला है। याद रखिएगा, भारत का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क। और सिल्क टेक पार्क जो बनाया गया है ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में बनाया गया है। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे समझ में आया कि भारत का पहला जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में बनाया गया है। और यहाँ पे रेशम के चारों प्रकार मौजूद रहेंगे। रेशम के चार प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है टसर रेशम, दूसरा होता है इरी रेशम, ठीक है, तीसरा आपका होता है मूंगा और चौथा होता है मलबरी। तो ये चार रेशम के प्रकार हैं, ये चारों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो देखने को मिल रहा है कि भैया ई कैबिनेट प्रणाली, किसकी बात हो रही है? ई कैबिनेट प्रणाली की बात हो रही है। ई कैबिनेट प्रणाली, याद रखिए है कि भारत का कौन सा राज्य है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का जो चौथा राज्य बना है यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अभी हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया है और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, उनके द्वारा इसको लागू किया गया। और अब इससे लाभ क्या होगा कि जो इनके कार्यालय हो जाएंगे, कार्यालय जो रहेंगे ये 100% कागज रहित हो जाएंगे, 100% कागज रहित कार्यालय हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ई कैबिनेट प्रणाली को अपना लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है उधमपुर। उधमपुर रेलवे स्टेशन, क्या नाम है? उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है इसका हाल ही में नाम बदला गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम बदला गया और इसका नाम बदल के क्या किया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, कैप्टन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने नाम परिवर्तित करने की हरी झंडी दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य पूछा जा सकता है। भारत का 54th जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का 54वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा अधिसूचित हुआ है, कौन सा बना है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको बता दें एक बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना
दुर्गावती बाघ अभयारण्य, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। और वीरांगना दुर्गावती जो बाघ अभयारण्य है ये भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बना है और उस राज्य का ये 7वां बाघ अभयारण्य बना है। मतलब जिस राज्य में ये है वहाँ पे 6 पहले से थे, तो 6 पहले से किस राज्य में थे? मध्य प्रदेश में थे। मतलब ये वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य होगा। ये आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पे है ये, किस जिले में? सागर जिला इसमें शामिल है, इसमें दमोह जिला शामिल है, सागर दमोह के साथ साथ नरसिंहपुर जिला इसमें शामिल है। 3 जिलों में मिलाकर इसको बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको पता होगा वर्ष 2022 की जो जनगणना थी उसमें बाघ राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को बरकरार रखा गया था, मध्य प्रदेश के पास बरकरार था, क्योंकि 2018 में जहां मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे वहीं 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 785 हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट संबंधित है एक अभियान से जिसका नाम है मेरी माटी, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश नामक जो अभियान है ये पूछा जा सकता है कि मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत ही, अभियान के अंतर्गत ही आपको बता दें अमृत स्तंभ का लोकार्पण अभी किया गया था। किसका किया गया था? अमृत स्तंभ का लोकार्पण। और अमृत स्तंभ का जो लोकार्पण किया गया ये कहाँ किया गया? ये लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इनकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ के बारे में पता होना चाहिए कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि अमेठी स्थान पड़ता है, कल भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे असॉल्ट राइफल बन रही है AK-203। और ये असॉल्ट राइफल भारत और रसिया के सहयोग से बन रही है, भारत रसिया के सहयोग से इसको बना रहा है। अमेठी में इसकी फैक्ट्री लगी है। और जब हम इसकी बात करते हैं, आयुध की बात करते हैं, तो आपको पता होगा भारत में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। और भारत में जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए राज्य चिन्हित किए गए थे वो एक था उत्तर प्रदेश और एक था तमिलनाडु। ये दोनों भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला जो फैक्ट है, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एक और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है हाल ही में उत्तर प्रदेश में। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो स्थापना की गई ये की गई आगरा में। कहाँ पे की गई? ये स्थापना की गई आगरा में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लीमा में है। और लीमा किस देश में है? लीमा है पेरू में, पेरू की राजधानी है लीमा। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वो लीमा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। अभी हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे। अभी हाल ही में एक और टाइगर रिजर्व की चर्चा हुई है जिसका नाम है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। क्या नाम है? धौलपुर करौली, धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य, धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। और धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य की बात करें तो
तो इसका संबंध है राजस्थान से। याद रखिए कहाँ से संबंध है, राजस्थान से। और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा, राजस्थान का ये 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपके एग्जाम में जैसे जो नेशनल पार्क पूछा जाता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है, या जो टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, एलिफेंट रिजर्व पूछा जाता है, तो इनकी संख्या यदि हम जोड़ेंगे ना तो हज़ारों में आएगी। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जाता है, प्रश्न में वही पूछा जाता है जो समसामयिक संदर्भों में किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। तो जो चर्चा में है उस पर आप फोकस करिए, उसको आप याद रखिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। क्या है, एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और जब हम संग्रहालय की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि जब इस संग्रहालय का निर्माण हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ये संग्रहालय होगा। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, याद रखिएगा। ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है नई दिल्ली में। मतलब नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यूगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। और यूगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी करंट अफेयर्स में मैं कोई समस्या नहीं आने दूंगा। बस आपको याद रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे जीके में कुछ देखते हो तो उसका नोट्स होना चाहिए, जीएस में कुछ देखते हो, जीएस खंड में कुछ देखते हो तो उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। और करंट अफेयर्स में यदि कुछ देखते हो तो उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। 5 मिनट की क्लास और बची है, तो 5 मिनट में 1 से 2 फैक्ट हम और देख लेते हैं। अब आगे यदि मैं बात करूं, अगला जो फैक्ट है कि अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। तो याद रखिएगा ये चर्चा में अभी था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसके 50 वर्ष पिछले वर्ष पूरे हुए हैं। इस पुलिस स्टेशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी के कारण ये चर्चा में था। ये पुलिस स्टेशन जो खोला गया है ये केरल में खोला गया था और केरल का जो शहर था उसका नाम था कोझीकोड। ठीक है, कोझीकोड जो शहर है केरल का, वहाँ पे ये भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया था। कब खोला गया था, 23 अक्टूबर वर्ष 1973 को। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और पहली जो सब इंस्पेक्टर थी यहाँ पे उनका नाम था एम पद्मिनी अम्मा। नाम याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन याद रखना है। विशेष क्या है कि यह एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है। याद रखिएगा, एशिया, भारत का तो पहला महिला पुलिस स्टेशन है ही, साथ साथ एशिया का भी ये पहला महिला पुलिस स्टेशन है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वन्य जीव अभ्यारण्य इस समय चर्चा में है जिसका नाम है महादेई, आधा महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है गोवा में। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है और यह हाल ही में चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी, क्योंकि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के जो क्षेत्र थे, मान लो ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था तो इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको बाघ अभ्यारण्य के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है और उसी के कारण महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये है गोवा में। ठीक है, ये गोवा में है। अब आज का होमवर्क भी आपका यहीं से।
आज का होमवर्क है कि भैया गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। और एक दिवस और होता है गोवा राज्य स्थापना दिवस, गोवा राज्य स्थापना दिवस। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है कि गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोनों को आप जवाब देंगे, दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में सबमिट करेंगे। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में और इसी प्रकार से बने रहें। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।